मुसलमान एक बार फिर से आतंकवादी घोषित किया गया है और फिर से उसके ऊपर देशभक्ति साबित करने का दबाव आया है। जाहिर है ये सब लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में हो रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे उतरे, जुबान सूखी और लड़खड़ा रही है। मस्जिद की ओर इशारा कर तीर चला चर्चित हुई ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही कोमपेला माधवीलता अब मुसलमान कैसे आतंकवादी बनते हैं ये बता रही हैं, और इसके साथ बताएंगे कि ओवैसी एंड सन्स लगातार 40 साल से हैदराबाद की सीट पर अजय क्यों है। करेंगे सबकी पड़ताल, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं इकबाल। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में पहुंचने के साथ ये एहसास होने के बाद कि हवा का रुख बदल तो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान और हरकतें इसके साथ ही और जहरीली होती जा रही है। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally. पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। चौथे चरण में संपन्न हुए हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की चर्चित प्रत्याशी माधवीलता का बेहद मीठा लेकिन शातिराना बयान वायरल है कि भारतीय मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते। लेकिन यहां लेकिन पर एक पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उनका शातिराना अंदाज दाद के काबिल है। क्या आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी हैं? मैडम, नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में गरीबी होती है, जिनको मजहब का नाम लेके भड़काते हैं, तो उनके दिमाग किस ओर में जाता, हम क्या बता सकते हैं? थैंक यू मैडम। हाँ, तो लेकिन के बाद उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमान को मजहब के नाम पर भड़का कर किस ओर ले जाया जा सकता है, ये वो कैसे बता सकती हैं। माधवीलता जी परिपक्व नेताओं वाले अंदाज में नफरत की फसल में अपने हिस्से की डाई, यूरिया और पोटाश डालकर किनारे हो लेती हैं, और बाकी फसल तैयार हुई या नहीं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। हैदराबाद लोकसभा सीट AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की पुश्तैनी सीट है। 4 बार से ओवैसी लगातार जीत रहे हैं। उससे पहले उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी जीतते थे। इस बार बीजेपी ने यहां से कोमपेला माधवीलता को उम्मीदवार बनाया है। खुद को RSS की बेटी और पारंपरिक भारतीय महिला कहने वाली माधवीलता एक बिजनेस वूमेन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर भी हैं, यानी सर्वगुण संपन्न है। माधवीलता तेलंगाना के राजनीतिक हलकों में बहुत जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जब भाजपा ने उन्हें हैदराबाद लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा तो वो अचानक सुर्खियों में आ गई। हैदराबाद लोकसभा सीट की बात करें तो ये ओवैसी का गढ़ है। AIMIM का 40 साल से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है। 1984 से 99 तक सलाउद्दीन ओवैसी इस सीट से सांसद थे और फिर बाप के बाद बेटे असदुद्दीन यहां से जीतते रहे। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत गोशा महल को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों पर असदुद्दीन की पार्टी का कब्जा है। गोशा महल का प्रतिनिधित्व भाजपा के टी राजा सिंह करते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल सीट थी और सभी की नजर बीजेपी पर थी कि वो किसे मैदान में उतारेगी। माधवीलता का दावा था कि उन्हें हैदराबाद लोकसभा सीट पर हिंदू मुसलमान सबका प्यार मिला हुआ है, लेकिन रामनवमी के जुलूस में जब उनका जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा तो वहां रुककर जय श्री राम के उद्घोष के बीच मस्जिद की ओर रुक करके धनुष से तीर चलाने का अभिनय करके अपने चेहरे से धार्मिक सद्भाव का मुखौटा उन्होंने उतार फेंका और अचानक से चर्चा में आई। इसके अलावा चुनाव के दिन पारंपरिक बुर्के में वोट देने आई मुस्लिम महिलाओं का जबरिया नकाब पलटती भी पाई गई। उनका दावा है
कि वोटर आईडी से चेहरे का मिलान कर रही थी, और जो कि पोलिंग अधिकारी का काम है। भारतीय मुसलमानों को किंतु परंतु के साथ आतंकवादी बता भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट यहीं खत्म नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के जब हैदराबाद आते हैं तो 10 साल में किए अपने कथित विकास को आधार बनाकर वोट मांगने की जगह हैदराबाद को रजाकारों से मुक्त कराने का आह्वान करते हैं। अब रजाकार कौन है? रजाकार यानी हैदराबाद के निजाम की निजी सेना, आजादी से पहले की बात है, जिसने हैदराबाद का भारत में विलय का विरोध किया था और ऑपरेशन पोलो में परास्त हुए थे। अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी को रजाकार बताते हैं, उस ओवैसी को जो भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले बैरिस्टर हैं और जिसे देश की संसद ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब दिया है। I am the one who believes in the Constitution of India. I am the one who does not believe in discrimination. I am the one who believes in equality. I am the one who says that this country has no religion. This country celebrates even people who don't believe in religion. I am the one who, and my party believes that whether it's Muslim, Dalit, Adivasi or voiceless people must get their share in power. मैं निजी तौर पर बात करूं तो ओवैसी के राजनीतिक तौर तरीके को पसंद नहीं करता। उनकी एक तरफा एक समुदाय की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उनके हिंदुस्तानी होने और देशभक्त होने पे मुझे कोई संदेह नहीं है। हैदराबाद में हर चुनाव के साथ असदुद्दीन ओवैसी की जीत का अंतर बढ़ता गया है। वो 2004 में 1 लाख वोट से जीते थे, उसके बाद 2009 में 1,13,000 वोटों से जीते और 2014 में तो 2 लाख से ज्यादा वोट और 19 में 2,82,000 वोटों के अंतर से जीते। हालांकि हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता 50% से ज्यादा हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद गिरता वोट प्रतिशत ओवैसी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44.8% वोट पड़े, लेकिन उनके विरोधियों के बीच जीत का अंतर हर बार बढ़ता जाता है। ये चमत्कार वाली बात है। पिछले चुनाव में ओवैसी 32% के बड़े अंतर से जीते थे। इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ हैदराबाद के मुस्लिम ही नहीं, बहुसंख्यक भी ओवैसी को वोट देते हैं। ये भारतीय राजनीति की एक विचित्रता है और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ 45% वोटर अपना मतदान करने पोलिंग बूथ तक आए। और हैदराबाद ही नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लड़खड़ाती जबान बता रही है कि उनके जोशीले भाषण अब खोखले हो चुके हैं। आखिरी दौर में विकास के दावे हवा हो चुके हैं। एक तरफ बनारस में प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मसाला मंच से परोसते हैं और मुसलमानों को घुसपैठिया बता आबादी बढ़ाने और देश के संसाधन पर कब्जा कर लेने का डर दिखाते हैं बहुसंख्यक समाज को। क्या आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी हैं मैडम? नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में गरीबी होती है, जिनको मजहब का नाम लेके भड़काते हैं, तो उनके दिमाग किस ओर में जाता, हम क्या बता सकते हैं? थैंक यू मैडम। ये पहली बार नहीं है जब माधवी लता या भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा बड़ा नेता मुसलमानों को सीधे लफ्जों में या घुमा फिराकर आतंकवादी बता रहा है। पहले भी ये आरोप चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद या निजी बहसों के दौरान हमेशा लगता रहा है और चुनाव के दौरान मंच से तो होता ही रहा है। ये एक जुमला है जो सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। असल में ये प्रसिद्ध लाइन अमेरिकी इस्लामोफोबिया का शुरुआती सूत्र वाक्य है, जिसके जरिए उन्होंने पूरे दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया और जिसे आरएसएस और बीजेपी वालों ने कॉपी करके रख लिया है। आतंकवादी किसे कहते हैं, ये आप 2014 के बाद से लगातार तैयार होती मोदी भक्त जॉम्बियों की फौज को देखकर समझ सकते हैं। लव जिहाद, उसके बाद गोरक्षा के नाम पर आतंकवादी भीड़ के जरिए मारे गए निरीह गरीब मुसलमानों को याद कीजिए। कुल्हाड़ी से एक गरीब मजदूर को काटता शंभू रैगर याद कीजिए और उसके समर्थन में कलेक्टर पर भगवा झंडा फहराती भीड़ याद कीजिए। शाहीन बाग आंदोलन के समय जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के सामने सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर
तमंचे से गोली चलाता गोपाल भी याद कीजिए। गोपाल बीजेपी नेताओं के दिए नारे देश के गद्दारों को गोली मारो बीप बीप को से प्रेरित था। ये नारा कुछ दिन बाद एक बड़े दंगे की वजह बना और ताजा ताजा दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बाद थप्पड़ मारता दक्ष चौधरी भी सामने है, जो थप्पड़ मारने के बाद रील बनाता है और अपने किए हुए काम को जस्टिफाई करता है। ये सभी तैयार किए गए आतंकवादियों की फौज है जो अब बेलगाम हो रहे हैं। गनीमत ये है कि अभी इनके हाथ में वो तालिबान वाले हथियार नहीं हैं, वरना देश का हाल अफगानिस्तान से भी बुरा होगा। और अगर ये जारी रहा तो अगले 5-10 साल में आप देख भी लेंगे। इस बार के चुनाव में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समर्थक मध्यम वर्ग अपनी दिन पर दिन तंग होती जेब से तंग आकर इनका दामन छोड़ रहा है। साथ ही गरीबों का वो बड़ा तबका भी जो धर्म के नशे में मस्त था, उसका नशा भी अब हिरन हो रहा है। ये बात 4 चरणों के बीच जाने के बाद सरकारी खुफिया सूत्रों से हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को भी पता चल चुकी है। फिर भी आखिरी दांव के रूप में भारतीय मुसलमानों को मंच से टारगेट करके एक आखिरी खेल खेला जा रहा है। सोचने वाली बात है कि ये कितने डरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि बनारस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए एक मामूली कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा रद्द करवा दिया जाता है और उससे पहले पूरी कोशिश होती है कि वो पर्चा न दाखिल कर पाए। एक मामूली कॉमेडियन कितना वोट काट लेता, उससे भी ये डरे हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि श्याम रंगीला मशहूर भी मोदी जी की वजह से ही हुआ, जब कॉमेडी के एक शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने की वजह से उसका पूरा एपिसोड हटवा दिया गया। मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया। आपको निराशा होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आपको सहन भी करना होगा। कल रात 8 बजे, घबराइए नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। उसके बाद श्याम रंगीला यूट्यूबर बन गए और पूरा देश उन्हें जानने लगा। किसी भी तानाशाह का इतिहास उठाकर देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि ये लोग बेहद डरपोक और शक्की होते हैं। ये मामूली से भी विरोध को सहन नहीं कर पाते हैं, तुरंत उसे जड़ से मिटाने पर आमादा हो जाते हैं। शक्की इतने कि अपने ही भाई बिरादर को खतरा महसूस होते ही ठिकाने लगा देते हैं। वो स्टालिन हो, हिटलर हो या सद्दाम हुसैन हो या पुतिन हो, सबकी कहानी ऐसी ही मिलेगी। और हमारी पीढ़ी भी अपनी आंखों के सामने अपने ही देश में एक भारतीय को तानाशाह बनते हुए देख रही है। क्या ये वाकई उसके हाथों को और मजबूत करेंगे कि हम भी अपने देश में एक पुतिन, एक स्टालिन देख सकें? जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी से प्रेरित आरएसएस के पुरखे श्री मुंजे और गोलवलकर का सपना आरएसएस की राजनीति विंग मोदी की बीजेपी के जरिए अपने शैशव काल में है, चलना तो सीख गया है। पिछले 10 सालों में 2 सरकारों के कार्यकाल देखकर शायद इस बार आम बहुसंख्यक मतदाताओं का बड़ा वर्ग खतरा भाप गया है। उसे अपनी आज़ादी नहीं खोना है। उसे समझ में आने लगा है कि आज मुसलमान का खतरा दिखाकर उसे गोलबंद किया जा रहा है। मुसलमानों के बाद इनका भी नंबर आएगा किसी न किसी बहाने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। संविधान बदलने की अंदर खाने की साजिश भी चली। कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से यह सामने भी आ गई। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक अखबार में नए संविधान की मांग करते हुए लेख लिखा था। उन्होंने लेख में बताया कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल होता है और भारत के वर्तमान संविधान को उन्होंने औपनिवेशिक विरासत बताया है। साथ ही ये भी जोड़ा कि अब हमारे पास वो संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किए जाते हैं, हर बार वो बेहतरी के लिए नहीं होते। उनको मिला जुलाकर उनका कहना था अब संविधान बदलने का समय आ चुका है। कितनी खतरनाक बात है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा का बयान है कि संवैधानिक बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत होना चाहिए। ज्योति मिर्धा ने खुले तौर पर कहा कि पार्टी का उद्देश्य
संविधान बदलना है। साथ ही ये भी कहा कि ये पार्टी की सोची समझी रणनीति है। इससे पहले कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े मंच से मतदाताओं से अपील की कि भारतीय संविधान में बदलाव के लिए भाजपा को 2/3 बहुमत देने का आग्रह किया गया है। यानी अब की बार 400 पार जुमले का रहस्य यहां छुपा हुआ है। वैसे भी आरएसएस की आस्था कभी भारतीय संविधान और झंडे में रही नहीं, ये खुली बात है। और मुझे जहां तक पता है, भारत का आम आदमी भले ही धर्म खतरे में हो ये नारा सुनकर एक बार गोलबंद हो जाए, लेकिन संविधान के जरिए मिली आज़ादी और अपने मौलिक हक को खोना कभी नहीं चाहेगा। बचपन से लेकर आज तक मेरे आसपास हिंदू दोस्तों पड़ोसियों का मजबूत घेरा रहा है। आज भी द क्रेडिबल हिस्ट्री के जिस मंच से मैं आपसे मुखातिब हूं, वो भी एक हिंदू अशोक कुमार पांडे का बनाया हुआ है। ये और बात है कि अशोक कुमार पांडे वो शख्स हैं जो कभी भी इन जमहूरों के दिखाए गए डर के झांसे में नहीं आए। साथ ही ये अफसोस भी है कि बहुत सारे दोस्त पड़ोसी कट्टर हिंदू युवा शेर या शेरनी बन गए। लेकिन आज उनसे दिल पर हाथ रखकर गवाही ली जाए तो वो कबूल करते मिलेंगे कि 10 सालों में उन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया गया और बदले में कुछ नहीं मिला सिवाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड के। माधवीलता जैसी नई ताज़ा आई नेताओं की वो खेप जिन्हें शॉर्टकट से आगे बढ़ने का रास्ता मुफीद लगता है। और ये शॉर्टकट मुसलमान के नफरत के गलियारे से होकर गुजरता हुआ उन्हें महसूस होता है, क्योंकि उनके आदर्श दिल्ली दंगों के नायक कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं और लिंचिंग कांड से मशहूर हुए सांसद संगी सोम भी हैं, और सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी कामयाबी की हर सीढ़ी पर एक मुसलमान अधमरा पड़ा है। अब थोड़े सौम्य हो चुके गुजरात दंगों के नायक हमारे माननीय तो है ही। इन सब के बीच सलाम करना होगा भारतीय मुसलमानों के सब्र का। लाख भड़काने वाले बयान आए, मस्जिदें गिराई गई, बुलडोजर चले, लेकिन एक भी पत्थर तो छोड़िए आवाज तक नहीं आई। विपक्ष ने मुंह मोड़े रखा, चुनाव में उन्हें सीट नहीं दी, उनके पक्ष में खुलकर बातें नहीं की गई, उनके मुद्दे नहीं उठाए गए, फिर भी भारतीय मुसलमान खामोशी अख्तियार किए रहा। उसी का परिणाम सामने है। जहरीली राजनीति करके सत्ता की फसल काटने वाले हैरान और बौखलाए हुए हैं। चाय वाला को चुनावी मुद्दा बना देने वाले इस बार 4 चरण बीत जाने के बाद भी एक भी मुद्दा ऐसा नहीं उठा पाए जो जनता की कमजोर नस पर उंगली रख ईवीएम का बटन दबवा देते। फिर भी ब्रेन वॉश कर बनाए गए जाम्बियों की फौज अभी भी काफी बड़ी है, लेकिन विरोध में खड़ी जनता उससे ज्यादा है। सवाल फिर वही है कि क्या ये खिलाफ वाली भीड़ एकजुट है या बिखरी हुई है? ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन शातिर खिलाड़ियों की उखड़ी सांसें बता रही है कि मौका तो है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके संसदीय सीट की क्या हालत है। हम तो खैर आपको बताते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।